नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे राइटर, एक्टर, डायरेक्टर रणवीर प्रताप सिंह से। रणवीर प्रताप का जन्म उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में हुआ। फिर उसके बाद एजुकेशन मध्य प्रदेश के भोपाल से की। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण रणवीर सिंह ने बचपन में पेपर बांटने का काम किया, तो अपने से छोटी उम्र के बच्चों को ट्यूशन भी दिया। रणवीर प्रताप सिंह आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन 9th क्लास में उनको पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है, तो आर्मी में जाने का सपना सिर्फ सपना रह गया। उसके बाद रणवीर ने रंगमंच का रुख किया और 3 सालों तक रंगमंच किया। फिर स्टैंड अप कॉमेडी शो के लिए दोस्त के ऑडिशन के लिए उसके साथ भोपाल से मुंबई आए, लेकिन दोस्त के बदले रणवीर सिंह का सिलेक्शन हो गया और इसमें एक्टिंग के साथ इस शो के लिए स्क्रिप्टिंग भी करने लगे। इसके बाद लोकप्रिय एडल्ट वेब सीरीज गंदी बात लिखने के साथ रणवीर ने इसमें एक्टिंग भी की है। शिल्पा शिंदे, मिलिंद सोमेन, अनु कपूर अभिनीत वेब सीरीज पोरशपुर में भी राइटर के तौर पर काम किया। स्टार भारत के टीवी सीरियल प्यार के पापड़ और जी टीवी के धारावाहिक राम प्यारे सिर्फ हमारे में भी राइटिंग की है। रणवीर प्रताप सिंह ने राइटिंग के अलावा डायरेक्शन भी किया है। फिल्म यश राज और दिल्ली वाली फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। तो वहीं इस फिल्म के लेखक और प्रोड्यूसर भी हैं। हिंदी फिल्म के साथ मराठी फिल्म माझी रेणुका मौली को भी निर्देशित किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय, निर्देशन और लेखन के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता, राइटर और डायरेक्टर रणवीर प्रताप सिंह। रणवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको और आपके सारे दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, और बहुत खुशी आपके साथ जुड़कर। काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। एक्चुअली मैं सबको बता दूं कि हम एक ही शहर से हैं और हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। तो आज डिजिटल टेक्नोलॉजी से आज हम कनेक्ट हैं। बिल्कुल, आज दर्शक भी आपसे रूबरू होंगे कि वो देखेंगे कि जिस लोकप्रिय वेब सीरीज को, टीवी सीरियल को वो देखते थे, उसके पीछे कौन वो शख्स है जो उसको लिखता था। तो आज आपसे मुखातिब हो रहे हैं। अच्छा रणवीर जी, आप बचपन में आर्मी में जाना चाहते थे, शिद्दत थी आपकी आर्मी में जाने की, लेकिन 9th क्लास में पता चला कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। उसके बाद ये जो सपना है आपका सिर्फ सपना रह गया। फिर उसके बाद एक्टिंग में जाने का आपका रुझान कैसे हुआ? फिर कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है? देखिए, आर्मी या ये कहें कि हमें यूनिफॉर्म पहनने का बहुत शौक था कि कोई भी ऐसी जॉब होनी चाहिए जो देश से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्मी, मर्चेंट नेवी, एयरफोर्स, उसकी प्रिपरेशन थी। फिर 9th तक ये लगा कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो अब तो नहीं जा सकते, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई वो। फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी घर की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो ये लगने लगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस, ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं जहाँ पैसे कम खर्च हो। तो इकलौती ये इंडस्ट्री ऐसी है, ऑब्वियसली यहाँ भी पैसे चाहिए, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो आप सिर्फ अपने आप को खर्च करके अपना करियर बना सकते। तो मुझे ये रास्ता मिला कि यही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ मुझे पैसा खर्च नहीं करना, अपने आप को खर्च करना है। तो मैंने खर्च करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपने जी, जो फ्रेशर्स हैं वो भी इस बात को जरूर सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ रहने खाने के लिए आपको पैसा चाहिए। बाकी आपको, जैसे हम कोई बिजनेस भी करते हैं उसके लिए बहुत एक कैपिटल चाहिए होता है, यहाँ पे सिर्फ रहने खाने के लिए पैसे चाहिए आपको। उसके बाद तो फिर आप हैं, आपको अपने आप को खर्च करना है। अच्छा, उसके बाद जब आर्मी में जाने का सपना आपका सपना रह गया, फिर आप भोपाल आए और आपने वहां पर नुक्कड़ नाटक से आपने इसकी शुरुआत की थी आपने। उसके बाद फिर आपने रंगमंच भी किया आपने, लेकिन रंगमंच जो किया वो आपने अपने पैसों से किया। अभी हम बात कर रहे थे कि पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन रंगमंच में आपने पैसे खर्च किए एक्टिंग करने के लिए। आखिर क्या वजह थी कि जो पहला शो था आपका रंगमंच का, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़े? जी, उसके पीछे ये कहानी है कि जब आप ऑब्वियसली जब थिएटर ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे सीनियर्स लोग हैं। हाँ। और वो सारे सीनियर्स लोगों का एक्सपीरियंस लाइफ को लेकर कुछ और होता है, वो आप पे थोपते हैं। तो मुझे बहुत सिमुलेशन फील होता था कि जब एक्चुअली मैं घर में भी झाड़ू पोछा ये सब तो हम करते ही हैं, लेकिन जब कोई फोर्सफुली ये कहे कि तुम नए हो और तुमको ये 3 साल तक करना है क्योंकि हमने 6 साल तक किया, तो मुझे वो चीजें कभी समझ में नहीं आती थी। मुझे लगता था कि हो सकता है कि आपने किया हो, पर जरूरी नहीं कि हर कोई वो काम करे, सबका तरीका अलग होता है। और ह्यूमिलेशन तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, शायद मैं प्यार में सब कुछ कर लूं। तो फिर जब लगा कि थिएटर करना है, नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई। नुक्कड़ नाटक में पैसे होते नहीं, पता चला थिएटर एक आर्ट फॉर्म है, वहां पे परफॉर्म करना चाहिए, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो
थोड़े बहुत पैसे जो थे वो मैंने इधर उधर से किए, बाकी मैंने घर से मेरे बड़े भाई की अंगूठी चुराई सोने की। अरे और अच्छा अच्छा, ये इसमें एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या अभी तक उनको पता था कि ये आपने उनकी अंगूठी चुराई थी, कि अभी आप बता रहे हैं आप? ये उनको बहुत बाद में पता चला। मैंने अपने भाइयों को बहुत परेशान किया है इन सब चीजों के लिए, और तो मैंने उनकी अंगूठी चुराई, उसको गिरवी रख दिया। ओके। गिरवी रख के मैंने वो पैसे लिए और देन मैंने प्ले के लिए थिएटर बुक किया। हाँ 3 4 6 महीने रिहर्सल हुई, फाइनली प्ले हुआ, अच्छा हाँ। रिस्पॉन्स मिला, मैं बहुत हैप्पी था। उसके बाद से बेनिफिट हुए, उसके बाद से जब आप कोई रिस्क उठाते हो तो आपको रिवॉर्ड जरूर, रेवेन्यू जरूर मिलता है किसी न किसी तरीके से। मुझे भी मिला। बिल्कुल। फिर मुझे थोड़ी बहुत कमाई होने लगी। भैया बहुत गुस्सा थे, उनको पता चल गया कि अंगूठी चुरा कर गिरवी रखी हुई है। हाँ। बाद में मैंने वो अंगूठी चुरा वापस लाया, उनको दिया, ये सारी चीजें हुई। जी, ये तो वाकई आपकी जो शुरुआती है, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, शुरुआती आपकी फिल्मी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर भोपाल में आपने कई सालों तक रंगमंच किया, फिर जब मुंबई गए थे आप, एक दोस्त को ऑडिशन दिलवाने के लिए आप गए थे, कोई कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो था, लेकिन उसके बदले आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये कैसे ट्विस्ट हो गया, और आप क्यों नहीं जा रहे थे, अपने दोस्त के साथ आप क्यों जा रहे थे, जरा इसके बारे में कुछ बताएं आप। जी, तो भोपाल रहते हुए मैं बहुत कुछ कर रहा था। थिएटर कर रहा था, प्लस नुक्कड़ नाटक करता था, प्लस रेडियो इवेंट्स, ये सारी चीजें कर रहा था, जिससे खर्चे वर्चे निकल जा रहे थे। हाँ। और उसी बीच मुझे ये लगता था कि जब सबकी डेस्टिनी बॉम्बे ही है, तो भोपाल में मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? क्योंकि थिएटर का सीखा हुआ फिल्म में सपोर्ट आता है, पर बहुत ज्यादा काम नहीं मिलता। बॉम्बे आकर आप कितने भी बड़े स्टार हीरो ही हो जाते हैं। जी। तो मुझे वो सारी चीजें समझ में आ गई थी, इसलिए ये डिसाइड था कि बॉम्बे आना है। और उसके लिए मैंने फिर वही पैसे की क्राइसिस, बॉम्बे बहुत कॉस्टली शहर है, तो मैं कई बार भाग भाग के आता था। हाँ। कभी 1 दिन रुका, कभी 2 दिन रुका। फाइनली ये हुआ कि अब बॉम्बे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मुझे, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मैं नहीं हो पा रहा हूँ, तो अब मैं बॉम्बे जाने के लिए छोटी मोटी कोशिश नहीं करूंगा कि 100 रुपए है, 500 रुपए, 1000 रुपए लेके बॉम्बे चलेगा। या तो प्लान के साथ आऊंगा या नहीं ही आऊंगा। ये डिसाइड हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऑडिशन देने लगा। भोपाल में क्रेज बढ़ रहा था, फिल्म शूटिंग और सीरियल्स का ऑडिशन शुरू होने लगे, लिंक बनने लगी। तो उसी जगह ऑडिशन में ही मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिसर मिले, दीपक जी नाम है उनका, और वो भी एक्टिंग के शौकीन है। उनका बॉम्बे में कोई ऑडिशन था, उन्होंने ऑनलाइन ढूंढा था, और उन्होंने कहा रणवीर तू बहुत ज्यादा बॉम्बे जा चुका है, तो तू मेरे साथ चल दे, सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। मैंने उनसे कहा कि उसमें पैसे नहीं है, लेकिन वो अच्छे आदमी, तो उन्होंने कहा पैसे की चिंता मत कर, मेरे पास है, अब मैनेज कर लेंगे। तो उनके साथ आया, उनको ऑडिशन देना था। हम चैम्बूर रुके थे, हमें तो फिर अंधेरी आना होता था ऑडिशन देने के लिए, तो पूरा दिन हमारा आने जाने में चला जाता था। और हमें जो ऑडिशन स्क्रिप्ट मिली थी वो 17 पेज की थी। अच्छा। वो 17 पेज वो याद नहीं कर पा रहे थे, और ऊपर वाले की कृपा से मैं जो पढ़ लेता हूँ मुझे याद हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी ही तो है, याद दूसरी भाषा की जाती है, अपनी भाषा तो समझी जाती है। हाँ। तो वो मैं उनको समझाने लगा कि ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे एक्ट करते हैं, याद करने के ये पॉइंटर्स हैं, इतने आसानी से याद हो जाएगा। और क्रिएटिव ने ये देख लिया जो ऑडिशन कंडक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम दे लो, ट्राई कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ, उसमें क्या है। मैंने रैंडमली ट्राई किया, किस्मत अच्छी थी, मेरा सिलेक्शन हो गया। तब मैं बॉम्बे आया। इंटरेस्टिंग। तो फिर इसमें, लेकिन जो हमें पता चला है कि इसमें आप स्टैंड अप कॉमेडी जो शो था, इसमें आपने एक्टिंग भी किए, फिर इसमें आपने लिखना भी शुरू कर दिया इस शो के लिए आपने। जी, वही हुआ था कि जब हम लोग रिहर्सल कर रहे होते थे, तो वही 17-20 पेज की रिहर्सल स्क्रिप्ट होती थी, और सब लोग रिहर्सल करते थे और मैं बैठा रहता था। हाँ। तो कैमन को ये लगता था कि क्या बोलते हैं कि तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगता था मेरे को तो याद हो गया। हाँ। अब करना क्या है, परफॉर्म करना, वो आप करा लो, याद तो मुझे हो गया। हाँ। तो किसी को तो बिलीव ही नहीं होता था कि 20 पेज इसको 20 मिनट में कैसे याद हो सकता है। तो फिर वो कहते थे इसको इम्प्रूव करो। और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका इम्प्रूवमेंट का एक लेवल होता है, उसके आगे नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, तो खिचड़ी बन जाएगी फिर वो, हम ज्यादा उसमें कुछ R&D करेंगे तो उनका ये था कि पंचेस नहीं फूट रहे, हंसी नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि पंचेस फोड़ना है तो फिर मैं अपनी राइटिंग शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आएगा कि मैं ज्यादा अच्छा ये डिलीवर कर पाता हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, करके दिखाओ। और मैंने करना शुरू किया। तो मैं लिखने लगा, पहले खुद के लिए लिखता था, खुद के लिए लिखते लिखते फिर दूसरों के लिए लिखने लगा। फिर मुझे एज अ राइटर अपॉइंट कर लिया गया। तो संयोग से ऐसा हुआ कि जो फिनाले था जिसमें मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे वो बीच में ब्रेन ट्यूमर के अटैक्स की वजह से लाइट वाइट से प्रॉब्लम होती थी, तो शो क्विट करना पड़ा। लेकिन फिनाले में मेरी लिखी हुई तीनों परफॉर्मेंस थी।
ग्रेट, विनर बहुत कोई भी बनता है, एज अ जी। राइटर मेरे को बिल्कुल, तो प्राउड एज ए होता है। प्रोफेशनल राइटर यहाँ से आपकी शुरुआत भी हो गई, एक्टर की भी शुरुआत हो गई। अच्छा, एक्टर और राइटर की तो हमने बात कर ली, लेकिन एज ए डायरेक्टर भी आपने काम किया है, एज ए डायरेक्टर भी आपने फिल्म बनाई है, यश राज और फिल्म और दिल्ली वाली। तो कैसे जी, आपका मूड हुआ कि एक्टिंग के साथ, राइटिंग के साथ अब मुझे डायरेक्शन में भी जाना है? तो ये कैसा मूड हो गया आपका? ये ऐसे हुआ कि सब जैसे मुझे लगता है कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में सपना देखते हैं, हाँ। वो फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी फिल्में देखते हैं। करण जौहर, यश चोपड़ा, फिल्म क्राफ्ट, जो ऋतिक रोशन वगैरह बड़ी फिल्म देखते हैं और हम इंस्पायर होकर आते हैं कि इस बड़ी फिल्म में हमको काम करना है। हम्म। लेकिन जब हम बॉम्बे आते हैं तो पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि यहाँ छोटी फिल्म से लेकर बड़ी फिल्म तक का बहुत बड़ा सफर है। हम्म। अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो या तो आप उस सफर को सब्र मार के बैठकर करते रहें। 3 चीजें होती है मेरे हिसाब से, एक होती है किस्मत, एक होती है दौलत, एक होती है मेहनत। किस्मत जिसके पास हो उसको बहुत कम कोशिश करना पड़ती है, दौलत जिसके पास हो उसको भी कम कोशिश करना पड़ती है, और दोनों में उसको सिर्फ मेहनत करना बिल्कुल। पड़ती है। तो मुझे फिल्में करनी थी, टीवी में मजा नहीं आ रहा था, टीवी मुझे बचपन से नहीं पसंद। तो फिल्म के लिए ये था कि भाई फिल्म कैसे करेंगे, कोई हमें हीरो तो बनाएगा नहीं, हाँ। हम क्या बन सकते हैं। तो मैं अनुराग कश्यप से बहुत इंस्पायर हूँ। मुझे लगा कि सस्ती फिल्म वो बनाते हैं, अच्छी फिल्म बनाते हैं, मैं हाँ। डार्क नहीं बनाऊंगा, कॉमेडी बनाऊंगा। हम्म। क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट पिच कर रहा था तो सबका यही सवाल होता था कि भाई बेचोगे कैसे। अगर मुझमें बेचने का हुनर होता हाँ। तो मैं आपके पास क्यों आता। बिल्कुल। तो ये करते करते मैंने कोई बिलीव नहीं करेगा, मैंने 40 स्क्रिप्ट लिखी हैं फिल्म की। अच्छा। जो मैंने पिच की है हर किसी को अलग अलग तरीके से। किसी ने कहा कॉमेडी चाहिए, मैंने उनको कॉमेडी लिख के दी। किसी ने कहा डार्क चाहिए, डार्क लिख के दिया है। और बस सेटअप हो गया। मैंने कहा यार 1.5 साल से भटक रहा हूँ मैं, हर बड़े प्रोडक्शन हाउस में कुछ हो नहीं रहा है, फिल्म ही करनी, तो क्या किया जाए। और इसमें एक और इंसिडेंट हुआ कि जब मैं पिचिंग शुरू कर रहा था तो यशराज फिल्म लिखने के बाद मैं सुनाने गया, एक प्रोड्यूसर साहब मिले मुझे और उन्होंने कहा कि फिल्म कैसे बेचोगे। हाँ। तो अब मैं सीधे गया, मैंने कहा कि सर अब यही सवाल हर कोई पूछ रहा है, ये हुनर मुझ में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ। हाँ। उस समय उनकी एक फिल्म आ चुकी थी जिसका सब्जेक्ट मेरी फिल्म जैसा ही था, कैरेक्टर भी मेरी फिल्म जैसे ही थे, स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी अलग थी और वो आ चुकी थी, वो फेस्टिवल्स में अवार्ड ले चुकी थी। तो मैंने उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताई कमर्शियल, और 1 हफ्ते के अंदर फिल्म का जो पोस्टर मैंने उनसे बताया था वो पोस्टर आ गया, जो गाना मैंने बोला था वो गाना आ गया, जितनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी सब वो आ गया, सारी उन्होंने अपना ली। सारी अपना ली। जी। अब मैं लड़ भी नहीं सकता हूँ। मेरे दोस्त कहने लगे कि तुमको जाकर एक्शन लेना चाहिए। मैं हाँ। नया आदमी क्या ही एक्शन लूंगा यार, मैं बिल्कुल। जवाब दूंगा। बिल्कुल। और जवाब देने के लिए अब पिक्चर मैं खुद बनाऊंगा, हाँ। खुद और फिर रिलीज करूंगा। अल्टीमेटली आपने ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश आज और फिल्म बनाई। ये इंटरेस्ट, जी। नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, यश राज ये और ये फिल्म। जानबूझ के नाम रखा था। ये ऐसा था कि यार हमें कोई बड़ा सा बनाएगा नहीं, शायद हम बड़े नाम को रख लें तो हम थोड़े से बड़े हो जाएं। और नहीं, इसका वाकई फायदा बहुत चौथा बहुत था इंटरेस्टिंग मुझे। था। अच्छा, इसके बाद फिर एक लोकप्रिय सीरीज है, वेब सीरीज है, एडल्ट वेब सीरीज है, गंदी बात है। जी। हाँ इसकी जी। भी आपने राइटिंग की है, तो फिर इसमें कैसे आपको मौका मिला? और जब आपके पास ये आया कि एक एडल्ट वेब सीरीज है तो फिर इसके डायलॉग संवाद भी ऐसे ही है, तो ये फिर कैसे, फिर आप इसके लिए क्या, क्योंकि इसके बाद आपने कुछ ऐसी फैमिली जो एंटरटेनमेंट सीरियल्स होते हैं उसको भी लिखे हैं आपने, ये भी लिखा आपने, तो फिर क्या कुछ ख्याल रहता था जब आप इन चीज़ों को लिखते थे और जब आपके पास ये ऑफर आया था लिखने के लिए? गंदी बात सुनते ही सबसे पहले जिसके दिमाग में जो भी आता है, मेरे दिमाग में भी वही आया। गंदी बात। हाँ। कि भाई गंदी बात है, अब लिखे कि ना लिखे। हाँ। करियर में और एकता कपूर है हाँ। जो इतना बड़ा नाम है, उनके साथ जुड़ने का मौका जी। मिल रहा है। तो पहली बार जब मैं इनके मेकर से मिला, सचिन मोहिते जी से, तो उन्होंने कहा, मेरी एक दोस्त है फ्लोरा, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, फ्लोरा काफी नोन एक्ट्रेस है। हाँ। तो मोहिते जी से जब मैं मिला तो उन्होंने बोला कि भाई हमको गंदी बात लिखनी है और थोड़ा इरोटिक कंटेंट होता है। मैं घर आके सोचने लगा कि क्या इरोटिक लिखूं, तो 2-3 दिन ऐसे बीत गए, मैं गया ही नहीं। फिर दोबारा मेरे पास कॉल आया, मेरी एक और जानने वाली है शीतल त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि गंदी बात करेगा क्या। मैंने कहा दोबारा मौका है, अब कर लेना चाहिए। तो दोबारा जब मेरे पास मौका आया तो मैंने गंदी बात लिखा और मैंने ये कोशिश की। एक्चुअली गंदी बात को हम लोग जितने भी लोग हैं, पहले मैं भी ऐसा ही देखता था कि हम सिर्फ एरोटिक कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन जब मैं उसके साथ जुड़ा तो समझ में आया उसमें कहानियां भी हैं जो एक्चुअली हम देखते टाइम मिस कर देते हैं। हाँ। काफी सब्जेक्टिव स्टोरीज हैं गंदी बात की, जिसमें इरोटिक का तड़का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अभी डिजिटल में ऐसा हो गया, मैं यही कहूंगा कि बाजार है, बाजार में जहर भी बिक रहा है, अमृत भी बिक रहा है। जी, आप क्या बिल्कुल। देखो,
तो और सही बात है, आपके हम पास तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि आप ज्यादा ना नुकुर भी नहीं कर सकते, आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म से ऑफर आ रहा है, तो आपने एज ए राइटर की जिम्मेदारी निभाई है। अच्छा, एक और आपने एक एक हार्ड कंटेंट बोलूंगा, एरोटिक कंटेंट बोलूंगा, वो भी आपने लिखा है, जो ये भी लोकप्रिय वेब सीरीज है पौरुषपुर। इसमें लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शिंदे हैं, मिलिंद सोमेन है और अन्नू कपूर भी हैं। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा था इनके साथ काम करने का, इनके लिए लिखने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मंझे हुए कलाकारों के साथ काम करने में अलग ही मजा आ जाता है। मतलब एज अ राइटर मैं ये कहूंगा कि हम जितना लिखते हैं उसको अगर एक अच्छा एक्टर परफॉर्म करे तो बहुत बड़ा हो जाता है। जी। मिलिंद सोमन अपने आप में कमाल है, अन्नू कपूर जी वाव है, हाँ शिल्पा शिंदे ने भी बढ़िया ही किया है, वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ। तो उन लोगों की वजह से एज अ राइटर मुझे काफी बूम मिला, काफी पहचान मिली। तो जो लोग पहले गंदी बात कहते थे, अच्छा गंदी बात लिखता है, वो कहने लगे अच्छा पौरुषपुर लिखा है। तो बाकी इसका मैंने भी ट्रेलर देखा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। और बड़े बड़े जब एक्टर एक्ट्रेस होते हैं तो जो दर्शक होते हैं जरूर देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत बेहतरीन रही है आपकी वेब सीरीज ये। अच्छा, आप एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी हो, बहुत खूबसूरत संवाद लिखे आपने। आपकी जो फिल्म है यशराज और फिल्म, सो मैंने खुद व्यक्तिगत थिएटर में देखी है, मैं बहुत हंसा हूँ। तो कोई संवाद आपका लिखा हुआ तो दर्शकों को सुनाना चाहेंगे प्लीज? सुनाना, दर्शक सुनना जरूर चाहेंगे आपके संवाद को जो आपने लिखे हैं। यशराज का वैसे डायलॉग है कि एक जोक, यशराज बेसिकली डायलॉग डायलॉग भी जोक्स है। जी। तो जोक इस तरीके का है कि दो वेले एक्टर हैं और उनके साथ एक लड़की रहती है और बोलती है कि तुम लोग क्या अपना टाइम बर्बाद करते रहते हो, तुम्हें टाइम की कीमत पता है? बिल गेट्स 1 मिनट में एक्स अमाउंट अर्न कर लेता है, इतने 1000 करोड़ रुपए, तुम लोग क्या कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो हाँ। दूसरा लड़का कहता है कि अच्छा, इस हिसाब से तो हमने अपने अरबों बर्बाद कर दिए। तो ये जोक टाइप का ही है कि यार ये लड़की को इम्प्रेस करना है, इसको योग पुरुष नहीं योग्य पुरुष चाहिए। हाँ, इस तरीके के जोक्स थे। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग लिखे। अच्छा, जब आप एक फिल्म कर रहे थे दिल्ली वाली, आप इसकी शूटिंग कर रहे थे और कहीं पर ऐसा कुछ हुआ कि जो बंदा था जिसने कहा था कि सारी आपकी यूनिट की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, और वही आपके हीरोइन के पीछे तलवार लेकर भाग रहा था, आखिर हो क्या गया था भाई? मतलब ऐसे इंसिडेंट कैसे पैदा हो गया? दिल्ली वालिया अपने आप में फिल्म से ज्यादा उसके पीछे की कहानी फिल्मी है। तो हुआ ये कि पहले उस फिल्म के प्रोड्यूसर कोई और थे हाँ। और उनको फिल्म को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने पहले बहुत बड़ी फिल्म प्लान की, फिर धीरे धीरे बजट कम होने लगा, तो जुगाड़ होने लगे। तो उन्होंने कहा कि अब रहने वहने की प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैं बहस पे आ गया, मैंने कहा कि यार ऐसे नहीं होता काम, आप प्रोफेशनल ढंग से काम करो। अच्छा फैसिलिटी नहीं दोगे तो एक्टर या बाकी टेक्नीशियन कैसे काम करेंगे? हाँ तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपके लिए अच्छा अरेंजमेंट करते हैं। वो हमें एक होटल में लेकर, दोनों इंसिडेंट बैक टू बैक, और वहाँ हमको रहने के लिए कह दिया। प्लस लोकेशंस नहीं मिल रही थी, तो लोकेशंस पे भी एक ले गया, बहुत बड़े दिल्ली की पर्सनालिटी है। उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, हाँ आप शूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप जितना बोलो उतना शूट करो। हाँ। तो हम भी चले गए, हम शूट करने लगे। तब शूट करते करते दोपहर से सीन शुरू हुआ था, शाम होती गई और शाम को दिल्ली के लोग सब लाउड हो जाते हैं दारू पीते, मैक्सिमम लोग। अब उसमें से कोई एक आया होगा और उसने बोला होगा कि हम लड़की के साथ सेल्फी क्लिक कराना चाहते हैं। तो लड़की ने बोला कि शूटिंग खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम क्लिक करा लेंगे। और मैं टॉप शॉट लेने के लिए ऊपर गया छत पे, जहां से मैं नीचे देखूं। तो मेरा एक्शन होता है, सीन ये है कि लड़कियों को निकलकर गाड़ी से बाहर आना है। हाँ। लड़कियां गाड़ी से बाहर निकलती हैं, कट टू उनके पीछे वही आदमी जिसने सेफ्टी की जिम्मेदारी दी थी, हाँ। वो तलवार लेके पड़ गया कि तुम लड़कियों को मेरे साथ घर चलना है। नहीं, मतलब ये सीन का हिस्सा था, ये सीन का हिस्सा था रियल में? ये रियल में हुआ। अच्छा, सीन रियल सिर्फ में उसने वहां बोला? हाँ, सीन सिर्फ वहां तक था कि गाड़ी से उतर के लड़कियों को बाहर जाना है। हाँ। अब रियल ये हो गया कि वो आदमी इतना हाई हो गया था शराब के नशे में कि उसने कहा इन तीनों लड़कियों ने मुझे सेल्फी क्लिक कराने से मना किया, मैं इनको उठाकर ले जाऊंगा अपने घर। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनकी गर्दन पर अलग तलवार लगी थी। अच्छा। इनके पीछे 3 लड़कियों के पीछे तलवार लेके वो गाड़ी के आगे पीछे भागते ही रहे। इस तरीके का सीक्वेंस। ये तो खतरों के खिलाड़ी टाइप, ये तो शूटिंग हो गई आपकी मतलब। काफी। और जिस होटल में जिसमें वो रुकवाया गया था, उसी होटल में एक जो शख्स थे, उन्होंने कहा कि भाई आप रहिए, खाइए पीजिए। हाँ। उसके बाद हम खा पी रहे थे। फाइनली 1 हफ्ते बाद वो कहते कि आप कहाँ जा रहे हो, आप लोग कहीं नहीं जाओगे, इसका सारा बिल लेके जाओ। मैंने कहा बिल लेके क्या जाओ, उनसे बोलो ना जिन्होंने पैसे के लिए बोला है। हाँ। बोलो, उन्होंने कहा पैसे नहीं दे तो मारो सालों को।
फिर हमने अपने ही जेब से वहां का बिल भरा, हाँ फिर हम वहां से निकले। ऐसा होता रहता है जी फिल्म बिल्कुल। इंडस्ट्री और में। जी पटना में ऐसी वाकया और हुआ आपके साथ? 3 दिन तक होटल वालों ने आपको बैठा के रखा था कि शूटिंग वाले अचानक भग गए थे। हाँ, आखिर वो अचानक क्यों भग गए थे? कौन सी शूटिंग थी ये? फिर क्या हुआ 3 दिन के बाद? कैसे आप वहां से निकले आप? तो मैं पटना गया था और एक रीजनल चैनल है, उसका एक शो था, रियलिटी शो था। वो शूट चल रहा था, 1 महीने से हम लोग शूट कर रहे थे और लास्ट के कुछ 15-20 दिन का शेड्यूल और बचा हुआ था। हाँ तो एक मॉर्निंग में उठा और मेरा यूजुअली रूटीन है कि मैं कहीं भी रहूं, मैं होटल की चाय से प्रेफर सड़क की चाय करता हूँ। तो हाँ मैं उतर कर होटल से जा रहा था चाय पीने के लिए और उन्होंने रोका कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि चाय पीने जा रहा हूँ, और उनकी आवाज बहुत लाउड थी, बहुत उस तरीके के एग्रेशन में थे। तो मैंने कहा कि एक तो आपका तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोले तरीका क्या भाड़ में, पहले तुम बैठो अंदर, ये सारा तुम्हारा प्रोडक्शन का यूनिट जो है ये सब रातों रात भाग गया और कुछ 2.5-3 लाख का बिल है, जब तक वो पे नहीं होगा तब तक तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। ओहो। और तो आपको मुझे सीधे यूनिट ने बिना बताए चले गए? यूनिट वालों ने आपको बताया ही नहीं था? बिना मुझसे अपडेट किया, कोई अपडेट नहीं किया, सारी यूनिट रातों रात गायब। ओह मैं फोन कर रहा हूँ सबको कि भाई क्या हो गया, आपने बताया नहीं। कोई फोन उठाने वाला भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स करने वाला भी नहीं। तो फिर मैं वहां पर 3 दिन तक लॉक था होटल में। पटना में मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और 3-4 दिन बाद मैं वहां से फाइनली निकल कर आया। ये आपकी शूटिंग के समय जो स्ट्रगल लाइफ रही है, ये रियल जिंदगी में और आपकी खतरनाक स्ट्रगल लाइफ रही है। 4 महीने तक आप सिर्फ चने खाकर आप रहे हैं आप, और क्योंकि उस वक्त बड़ी आर्थिक ये स्थिति बहुत खराब थी आपकी, और आप उसी बीच में भगवान से नाराज भी हो गए थे आप। फिर क्या हुआ उसके बाद फिर? ये बहुत दुखदाई होता है। आप जब नए शहर में आते हैं और आप जैसे हम स्मॉल टाउन की बात करें, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली, ग्वालियर, कानपुर, यहाँ पर 10,000 रुपए में आप महीने में सर्वाइव कर लेते हैं। और मुंबई में 10,000 रुपए में बिस्तर डालने की जगह नहीं मिलती। जी तो जब मैं यहाँ पर शो ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन कोई खास बेनिफिट मिला नहीं था, उसके लिए एक अलग कहानी है। फिर मैं यहाँ रहने लगा तो मकान का किराया चुकाने के लिए लोगों से उधारी की रोटेशन चलाने लगा, और एक टाइम बाद लोग भी उधार देना बंद करते थे क्योंकि उनको बिलीव नहीं होता। तो वो दौर ऐसा था कि मेरे पास न काम था न पैसा था। फैमिली को क्या ही बोलूं, क्योंकि उनको लगेगा कि यार तुम तो गलत इंडस्ट्री में चले गए हो। तो वो दौर ये था कि मैं सिर्फ चना मेरे पास होता था, उसी चने को मैं सुबह सेकता था, बहुत लिमिटेड एक मुट्ठी, और जी। दिन भर मैं सिर्फ चना ही खाता था। वो चना खाकर पैदल जाना, जहां भी मुझे काम ढूंढना जी। है, कहीं भी मिलना है। अच्छा, वो और जो 3 जो 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 नाराजगी थी आपके भगवान से, रणवीर जी समय कम है, बस संक्षेप में जाएंगे। जो नाराजगी थी आपके भगवान से, फिर वो दूर कैसे हुई आखिर? शॉर्ट में बताया वो क्योंकि ऐसा समय हुआ कम है। कि मैं गया, मैंने कहा कि भगवान बहुत ज्यादा सता रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कौन है यहाँ का भगवान? तो पता चला मुंबा देवी यहाँ की देवी है, और मैं उनके यहाँ गया गुस्से में कि मैं आज जाके हिसाब किताब करूंगा कि क्यों कुछ नहीं मिल रहा। जी लेकिन इस वक्त अच्छी थी कि जैसे ही मैंने मंदिर में पैर रखा, मुझे कॉल आई, मुझे खाना मिला, जी मुझे काम मिला, और मुंबा देवी बिल्कुल। की तो कृपा से मुंबा आज तक। देवी जी का आशीर्वाद आपको मिल गया, उसके बाद फिर लगातार आप एक के बाद एक काम करते रहे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आप ऐसे लिखते रहिए और दर्शकों को एंटरटेन करते रहिए। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता, राइटर और डायरेक्टर रणवीर प्रताप सिंह से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।